नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश सेल के अंदर। हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जहाँ पर हम आपको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर के सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रेनेसेंस। ये रेनेसेंस जो टॉपिक है दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक फर्स्ट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि रेनेसेंस की जो रेनेसेंस हुआ था वो क्यों हुआ था, वाई रेनेसेंस टुक प्लेस। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम कॉजेज ऑफ रेनेसेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म के बारे में बात करने के बाद हमें एक नाम आता है दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क। अब ये एक उपाधि थी या ये नाम था किसी बंदे का, किसी ह्यूमन बींग का नाम था या उपाधि थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक के अंदर। फिर अंत में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, व्हाट चेंज्ड फ्रॉम मिडल एजेस टू द रेनेसेंस, इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन कहता है कि जो मिडल एज था, उस मिडल एज से आते आते रेनेसेंस जब आया, तब रेनेसेंस के अंदर क्या परिवर्तन आया जो कि मिडल एज के अंदर था, पर रेनेसेंस में क्या परिवर्तन आया ऐसा। तो इस परिवर्तन को जानने के लिए हम हमारे पास कुछ ये सब टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ट्रेड एंड सिटीज, गवर्नमेंट, रिलीजन, ह्यूमन पोटेंशियल एंड आर्ट एंड लिटरेचर। यानी कि जो व्यापार था और जो शहर थे उनमें क्या परिवर्तन आया, सरकार में क्या परिवर्तन आया, जो रिलीजन था हमारा, जो हमारे पास जितने डिफरेंट रिलीजन्स थे उनमें क्या परिवर्तन आया, हम ह्यूमंस की पोटेंशियल में क्या परिवर्तन आया, हमारा जो स्ट्रेंथ है या फिर जो भी हम ह्यूमन बींग्स के पोटेंशियल है उनमें क्या परिवर्तन आया, चित्रकारी और आर्किटेक्चर में क्या परिवर्तन आया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक क्विक इंट्रो आपको दे देते हैं कि रेनेसेंस होता क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे रेनेसेंस का मतलब के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसेंस। सिंपली अगर आप क्लियर वन और टू वर्ड्स में अगर आप देखें तो रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ या न्यू बर्थ, यानी पुनर्निर्माण। रेनेसेंस ऑल्सो मीन्स रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसेंस को न्यू बर्थ, रीबर्थ और एक स्टडिंग की भाषा में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल ऑफ लर्निंग। जो हमारे पास ज्ञान है उसका पुनर्निर्माण। क्लियर। Elaborately अगर हम बात करें तो Renaissance means love, eagerness and interest towards the art and literature of Greek and Roman in the 15th century AD। यानी कि 15th सेंचुरी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर जो ग्रीस और रोमन हमारे पास कंट्रीज थी, उनके अंदर जो आर्ट और लिटरेचर के प्रति लोगों का अट्रैक्शन था, लव था, इगरनेस था और इंटरेस्ट था, उसको हम रेनेसेंस कहते हैं। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड रेनेसेंस टेक प्लेस, रेनेसेंस हुआ क्यों था, इसके कारण क्या थे। तो हमारे पास दो कारण आते हैं। पहला कारण है कि जो चर्च था उसने एजुकेशन को कंट्रोल कर रखा था और वो अपने हिसाब से एजुकेशन को रेगुलेट करता था। जैसे कि क्लर्जी ही सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करेंगे, प्रीस्ट एजुकेशन प्राप्त करेंगे, चर्चमैन एजुकेशन प्राप्त करेंगे, कोई कॉमन पीपल एजुकेशन प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे कुछ कानून थे जो चर्च ने एजुकेशन पे लगा रखे थे और पीपल्स को बाउंडेशन से बांध रखा था। क्लियर। एजुकेशन लिमिटेड लोगों के द्वारा प्राप्त की जा सकती थी और चर्च ही एक माध्यम था एजुकेशन प्राप्त करने का। और कोई हमारे पास प्रिंटिंग मटेरियल नहीं था कि मतलब चर्च जो हमारे पास बता रहे हैं वही एक सटीक हमारे पास एजुकेशन प्राप्त हुई होती थी, हमें कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं था। आगे जब ह्यूमन माइंड ओपन होने लगा, जब लोगों ने सोचना शुरू किया और जब जो फाउंडेशंस थी उनसे लोग बाहर आने लगे, तब उन्होंने जो नई लाइट है पुनर्जीवन को दोबारा वेलकम किया और इस कारण से भी रेनेसेंस अस्तित्व में आया, रेनेसेंस टेक प्लेस कर गया। आगे दोस्तों हम बढ़ते हुए कॉजेज ऑफ रेनेसेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम चार मेजर कॉजेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कॉज है हमारे पास फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। दोस्तों कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर का नाम था जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग पीपल, यानी जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी एजुकेटेड पीपल्स थे, उनका एक सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल। और जब ये सेंटर की फॉल डाउन शुरू हुई, जब ये सेंटर का गिराव शुरू हुआ, तब रेनेसेंस का जन्म हुआ। ठीक है। क्लियर। सेकेंड हमारे पास कॉज आता है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो हमारे पास जो प्रिंटेड बुक्स थी वो आनी शुरू हो गई थी। अब जो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लाया गया। क्लियर। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन गुटेनबर्ग, याद रखिएगा।
ये जो आपके पास स्लाइड है, ये पीपीटी है, ये आपको ड्राइव के अंदर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जैसे इस पे जॉर्ज गुटेनबर्ग का नाम नहीं लिख रखा जैसे, तो मैं आपको जो नोट्स है वो भी आपको मैं दे दूंगा, ड्राइव के अंदर ही होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ इसी टॉपिक पे बढ़ते तो तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि जो अलग अलग राजा थे, नोबल्स थे, यानी रिच पीपल्स थे और मर्चेंट्स थे, उन्होंने नई नई लिटरेचर और आर्ट को बढ़ावा देना शुरू किया। और चौथा, मैन विद्वान जो थे वो अपने अपने खुद के विचारों के द्वारा एमर्ज होने लगे, अब वो खुद सोचने लगे। उन्होंने जो क्लर्जी और जो चर्च की बातें थी उनको इनकारना शुरू किया, और इन सभी कारणों की वजह से रेनेसेंस की स्थापना हुई, रेनेसेंस टुक प्लेस कर गया। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं रेनेसेंस के अंदर क्या क्या चीजें हुई। क्लियर? तो रेनेसेंस जब चल रहा था, रेनेसेंस का टाइम पीरियड था दोस्तों 13,000 टू 16,000, यानी कि 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी हमारे पास रेनेसेंस का टाइम पीरियड था। और इस दौरान जो वेस्टर्न यूरोप था वो मिडल एजेस से एमर्ज होना शुरू हुआ। अब जब ये मिडल एजेस से वेस्टर्न यूरोप एमर्ज हो रहा था, तो रेनेसांस का मतलब मैंने आपको बताया रीबर्थ। तो ये जब वेस्टर्न यूरोप एमर्ज होना शुरू हो रहा था, तो ग्रीक और रोमन आइडियाज, लर्निंग और ट्रेड, इसका भी रिवाइवल यानी पुनर्स्थापना शुरू होने लगी। और जो न्यू आइडियाज थे, आर्ट, गवर्नमेंट और ह्यूमन पोटेंशियल के, वो भी एमर्ज होने लगे। क्लियर? ये मेजर आपके पास रेनेसांस के अंदर कुछ चेंज हुए। बाकी कॉजेज तो मैंने आपको बता दिए, कॉजेज याद रखने की बात है। दोस्तों हम डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो हम देखिए 100 ईयर्स वॉर के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो 100 ईयर्स वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ी गई थी। 1337 के अंदर इंग्लैंड ने फ्रांस को इन्वेड किया था। अब क्यों इन्वेड किया था? क्योंकि इंग्लैंड जो विलियम द कन्क्वेयर की जमीन थी उसको हड़पना चाहता था। इंडियन इंग्लैंड इन्वेडेड फ्रांस टू टेक ओवर द लैंड्स दैट बिलोंग टू विलियम द कन्क्वेयर। अब विलियम द कन्क्वेरर कौन था उसके बारे में हम ये देखते हैं। तो विलियम द कन्क्वेरर एक फ्रेंचमैन था जिसने इंग्लैंड को 1066 एडी के अंदर रूल किया था। क्लियर? अब ये जो वॉर थी इसकी वजह से 166 इयर्स का टर्मोइल शुरू हो गया और उसकी वजह से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया। अब अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म के अंदर सबसे पहले आप देखिए कि राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति आपका समर्पण। अब देश का मुख्य जो हमारे पास मेजर बॉडी थी वो किंग था। किंग हमारे पास नेशनल लीडर था, नेशनल लीडर था किसी भी एक नेशन का, तो लोगों का किंग के ऊपर विश्वास और बढ़ने लगा। अब जो फ्रांस इंडियन वॉर थी, जो 100 ईयर्स वॉर थी, उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, तो जो लोगों का विश्वास था किंग के प्रति वो और बढ़ने लगा। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो भी एमर्ज होने लगी। अब हमारे पास कुछ किंग्स आते हैं रेनेसेंस के द्वारा जिन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया था। इन किंग्स के बारे में आप देख लीजिएगा, ये आपके पास लिस्ट है। चार्ल्स 8, लुइस 7, फ्रैंकोइस 1, हेनरी 2, फ्रैंकोइस 2, 9, हेनरी 3, हेनरी 4 एंड लुइस 8। ये हमारे पास कुछ नाम आते हैं किंग्स जिन्होंने रेनेसेंस के दौरान इंग्लैंड पे रूल किया था। क्लियर? अब दोस्तों हम बात करते हैं जोन ऑफ आर्क। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जोन ऑफ आर्क एक लड़की थी जिसको टाइटल दिया गया था। क्या हुआ था हम बात करते हैं। तो 100 ईयर्स वॉर के अंदर फ्रांस डिफीट हो गया था इंग्लैंड के द्वारा। ये जो 100 ईयर्स वॉर है ना दोस्तों, ये कुल 92 ईयर्स चली थी, इसलिए इसको 100 ईयर्स वॉर भी कहते हैं कि बीच बीच में जैसे वॉर खत्म होती है फिर लड़ाई जाती है। तो 100 ईयर्स टोटल हो गए थे। तो फ्रांस डिफीट हो गया था इंग्लैंड से, तो कोई आशा की किरण नहीं बची थी फ्रांस के पास। पर फिर एक मिरेकल हुआ 1429 के अंदर। एक यंग गर्ल, एक फ्रेंच लेडी, फ्रेंच वुमेन एक विजन के साथ उठी कि मैं फ्रेंच आर्मी को लीड करूंगी। तो उसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया और उनको मोटिवेट किया, इंग्लैंड के खिलाफ लड़े, और अंत में इस मोटिवेशन के साथ फ्रांस ने डिफीट कर दिया इंग्लैंड को। अब जब इंग्लैंड हार गया दोस्तों, तो इंग्लैंड ने एक फ्रेंच ट्राइब थी उसके साथ समझौता कर रखा था, उसके साथ कोई मित्रता कर रखी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने उस ट्राइब की मदद से उस लड़की को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और इंग्लैंड में बुला लिया। और फिर उसको डेथ की सजा सुनाई गई, मृत्यु की सजा सुनाई गई। और कैसे मृत्यु हुई उसकी? उसको जिंदा आग के अंदर जला दिया गया। और जब ये सब हुआ,
जब वो मर गई उसके बाद फ्रांस के पीपल्स ने भी और इंग्लैंड के पीपल ने भी रियलाइज किया, उनके नेशनलिज्म की फीलिंग और दृढ़ होने लगी, उनकी नेशनलिज्म की फीलिंग और बढ़ने लगी, और फ्रांस के पीपल ने उस लेडी को हीरो और सेंट ऑफ फ्रांस के नाम से उपाधि दी। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट चेंजेस हैपेंड फ्रॉम द मिडल एजेस टू द रेनेसांस। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड एंड सिटीज। अब दोस्तों हम जैसे मिडल एजेस को छोड़ के, मिडल एजेस आपके पास पीछे रहेगी और जैसे ही हम रेनेसांस के अंदर एंटर करते हैं तो जो ट्रेड है लग्जरी गुड्स का वो इंक्रीज हो जाता है। जो ट्रेड आपके पास लग्जरी गुड्स का है वो इंक्रीज हो जाता है सिटीज के अंदर। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि जो स्टेटस है वो वेल्थ और एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ना कि बर्थ राइट पे। मतलब पहले क्या होता था मिडिल एजेस के अंदर की बर्थ राइट पे डिपेंड करता था। मतलब अगर आप राजा के घर में पैदा हुए हो तो आप राजा ही बनोगे, आपको राजा की उपाधि दी जाएगी, आपको प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर रेनेसांस में ऐसा नहीं होता था। भले ही आप राजा के घर में पैदा हुए हो, पर अगर आपके पास वेल्थ और एबिलिटी नहीं है तो आपको कोई प्रिंस नहीं कहेगा या फिर आप आगे जाके राजा नहीं बनोगे। क्लियर? अब एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई जिसके अंदर बैंकर्स, मर्चेंट्स और स्किल्ड क्राफ्टमैन्स ने अपनी पावर को इनहेरिट किया, पावर को गेन किया। क्लियर? अब वेल्दी पीपल जो थे उन्होंने अपनी वेल्थ दिखाने के लिए आर्ट को खरीदना शुरू किया और जो कैथेड्रल्स थे उनको बनाना शुरू किया सिटीज के अंदर। अब जो इटालियन मर्चेंट्स थे दोस्तों वो बेजेंटाइन सिटी के बहुत क्लोज रहने लगे, और मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो उन्होंने इटली के अंदर ट्रेड को रिमर्ज करना शुरू कर दिया। और फ्लोरेंस था जो कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया, क्योंकि जो रेनेसांस था उसकी स्थापना, उसकी शुरुआत फ्लोरेंस से ही हुई थी। अब क्यों हुई थी? क्योंकि फ्लोरेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत सारे बैंक्स थे लोन्स देने के लिए, और मेडिकल फैमिली थी जो कि वेल्थ यूज करती थी फ्लोरेंस को इटली की मोस्ट आर्टिस्टिक सिटी बनाने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट के अंदर आपके पास, हमारे पास दोस्तों रेनेसांस के टाइम पे, जब मिडिल एजेस से रेनेसांस में हम जा रहे थे तो बहुत सारी स्टेजेस ऑफ गवर्नेंस आई थी हमारे पास। सबसे टॉप पे था हमारे पास किंग। ये सबसे टॉप पे हमारे पास किंग थे। किंग के अंदर आपके पास चर्च ऑफिशियल और नोबल दोनों दो कैटेगरीज आती थी। फिर चर्च और नोबल के अंदर आपके पास आते थे नाइट्स, यानी कि घुड़सवार, यानी कि आप कह सकते हैं जो सोल्जर्स थे वो चर्च ऑफिशियल और नोबल के अंडर आते थे, और इनके अंडर आते थे फिर पीजेंट्स। क्लियर? ये हमारे पास कैटेगरी थी, आप अच्छी तरह इस चार्ट से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आते थे, सबसे ऊपर हाईएस्ट पोस्ट आपके पास सुप्रीम पोस्ट थी किंग की। किंग के नीचे आपके पास आते थे लॉर्ड्स, यानी कि आपके पास जो मैनर्स के अंदर रहते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स, वो आपके पास किंग के अंडर आते थे। उनके लैंडलॉर्ड्स के अंदर फिर आपके पास आते थे दोस्तों नाइट्स, यानी कि जो आर्म पर्सनल्स थे वो आपके पास फिर लॉर्ड्स के अंदर आते थे। और अंत में आपके पास आते थे पीजेंट्स, यानी कि जो किसान खेती वगैरह वगैरह या फिर कोई छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग आते थे लास्ट पोजीशन पर। अब हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। अब रेनेसांस आते आते दोस्तों जो लोगों के अंदर पॉप के लिए रेस्पेक्ट थी ना वो कम होने लगी, क्योंकि ग्रेट सेजिज्म हुआ था 1034 के अंदर, जिसके अंदर इटली और फ्रेंच कैथोलिक्स के अंदर डिसएग्रीमेंट्स होने शुरू हुए थे। उसकी वो फर्स्ट कारण था डिसरेस्पेक्ट का पॉप के लिए। सेकंड, बहुत सारे लॉजेस हुए थे कैथोलिक के टाइम पीरियड में, तो वो भी एक कारण बन जाता है कि लोगों के अंदर जो पॉप के लिए रेस्पेक्ट थी वो कम होने लगी। क्लियर? अब ये ये लेस रेस्पेक्ट होने के बावजूद जो कैथोलिक चर्च थे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे पीपल की जिंदगी के अंदर, और पीपल एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। क्लियर? आगे ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन पोटेंशियल के अंदर आपके पास दोस्तों ये आता है कि मतलब मैनुअल पावर। पहले क्या होता था कि जो जितना भी काम होता था वो सिर्फ मैनुअल पावर्स होता था। मान लीजिए आपको एक बुक लिखनी भी है और उसको फिर लोगों को अंदर सर्कुलेट भी करनी है, तो आपके पास जो प्रिंटिंग का काम होता था वो भी आप खुद ही करते थे। कोई आपके पास मशीन नहीं थी, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, आपको बहुत सारी बुक्स लिखनी होती थी फिर उसको सर्कुलेट करना होता था। पर रेनेसांस के टाइम पीरियड में क्या हुआ दोस्तों कि प्रिंटिंग प्रेस आनी आई। रेनेसांस के टाइम में क्या हुआ दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस आई, और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद आप एक किताब लिखेंगे और उस एक किताब को आप प्रिंट करते जाएंगे जितनी आपको कॉपीज चाहिए। इससे आपकी जो मैनुअल पावर है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो कम लगेगा,
और आपको कम मेहनत में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क आप कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ मेन एंड वुमेन इन रेनेसेंस? अब लोगों से क्या, आदमियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था और औरतों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था रेनेसेंस के टाइम पे, उसके बारे में जानते हैं। तो एक आइडल मैन उसे कहते थे जो कि वेल एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, डांस कर सके, पोइट्री लिख सके और म्यूजिक प्ले कर सके। अब जिस आदमी के अंदर ये सारे गुण होते थे उनको हम आइडियल मैन के नाम से जानते थे और इस आइडियल मैन को रेनेसेंस मैन भी कहा जाता था। अब आइडियल वुमेन कौन होती थी? आइडियल वुमेन वो होती थी जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज, यानी कि वो भी एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, डांस हो, पोइट्री लिख सके और म्यूजिक प्ले कर सके, पर वो कोई फेम नहीं पा सकती थी, मतलब कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं पा सकती थी और उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर भी नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक आइडियल वुमेन कहलाए। क्लियर? आगे हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस हुआ रेनेसांस के टाइम में। हम देख सकते हैं कि इटालियंस ने जो मनी थी अपनी, वो आर्ट के लिए स्पेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी वेल्थ दिखाना चाहते थे। और रेनेसांस के टाइम में मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर, जो पिछला हमारे पास टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इटालियंस यानी कि जो भी वेल्थी पर्सन थे वो अपनी वेल्थ दिखाने के लिए आर्ट, चित्रकारिता को खरीदते थे। क्लियर? अब जो रेनेसांस के आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स थे वो इंस्पायर हुए ग्रीक और रोमन्स से, बट उन्होंने नई स्टाइल्स यूज करना शुरू किया ताकि वो इनोवेटिव डिजाइन्स ला सके। उन्होंने रियलिज्म और एक्सप्रेशंस को शो किया, उन्होंने पर्सपेक्टिव और शेडिंग को यूज किया और उन्होंने एक इंडिविजुअल पर्सन को एम्फसाइज किया। क्लियर? मतलब ग्रुप को नहीं, एक हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उन्होंने एम्फसाइज किया है अपनी आर्ट के अंदर। रेनेसांस के अंदर जो आर्ट पहले चली आ रही थी, उस आर्ट को इन्होंने डेवलप किया और एक नई फॉर्म में, नए डिजाइन में एक रियलिस्टिक पर्सोनिफाइड आर्ट क्रिएट की। तो दोस्तों ये था आपका आज का इस लेक्चर के अंदर रेनेसांस। हमारे पास ये टॉपिक इधर ही खत्म होता है। आप चाहते हैं कि एक और डिस्क्रिप्टिव लेक्चर बनाया जाए, एक और वन शॉट बनाया जाए, या वन शॉट नहीं चाहते, आप चाहते हैं हर एक टॉपिक को, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको एक वीडियो के अंदर, अलग अलग वीडियो के अंदर कवर किया जाए। मतलब जैसे व्हाट चेंज फ्रॉम मिडिल आर्ट एजेस टू रेनेसांस को अलग टॉपिक में कन्वर्ट किया जाए, जोन ऑफ आर्क को अलग टॉपिक में किया जाए, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक में रेनेसांस को आप कवर किए रहे। कमेंट में आप लिख के हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ये पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, जो भी आपको अदर सोर्सेज में आपको देना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं आपको दे दूँ, तो उसका लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। एक ब्लॉग है मेरा, चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम। अगले लेक्चर के अंदर हम ओईपी और एमईपी के बारे में, यानी कि ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।